सक्सेस स्टोरीज। एंड आज हम बात करेंगे हमारे मोस्ट फेमस मोस्ट टॉप कल्चर बॉलीवुड सिनेमा। डू यू गाइज नो कि इंडिया में जो सबसे पहला मूवी जो रिलीज हुआ था दैट वाज राजा हरिश्चंद्र वे बैक इन 1913 पर उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बॉलीवुड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। अब भाई इतनी सारी फिल्में बन रही है और इसमें से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक जॉनर की मूवी देखनी हो तो भी मेरे लिए वो आसान है, बिकॉज बॉलीवुड में सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, विच इज कमर्शियल एंड अदर वन इज आर्ट वर्क, अनलाइक हॉलीवुड जिसकी लिस्ट थोड़ी ज्यादा लंबी है। बट इन रिसेंट टाइम्स बॉलीवुड को रीजनल लैंग्वेज फिल्म से भी काफी टक्कर मिली हुई है, जैसे कि मराठी में सैराट, या मैं ये कहूँ गुजराती में हेलारो, या फिर तमिल में बाहुबली। बाहुबली इनफैक्ट बॉलीवुड को नहीं हॉलीवुड फिल्म को भी टक्कर दी हुई है। एंड ऐसे बहुत सारे अच्छे रीजनल लैंग्वेज मूवीज भी है जो अच्छी कमानी कर रही है। अगर हम थोड़ी पीछे की बात करें तो 1940s का एरा जो था वो वहां से कुछ 2 से 3 दशक ऐसे थे जो माना जाता है कि बॉलीवुड का एक गोल्डन एरा था। द लाइक्स ऑफ गुरुदत्त साहब, राज कपूर साहब, बिमल रॉय साहब, इन्होंने बॉलीवुड में जो कमर्शियल सक्सेस होती है उसकी डेफिनेशन को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया था। अब इन जैसे महान कलाकार के महान म्यूजिक बोलो, स्टोरी बोलो या थॉट्स बोलो, ये वर्ल्ड वाइड आज तक भी सेलिब्रेट होता है। बट इन सुपरहिट फिल्म्स को हम तक पहुंचाने का जो एक सिस्टम है वो आज हम जानेंगे। सो गाइज, लेट्स वेलकम सेतु बिटवीन कंज्यूमर्स एंड फैंस, cinemas and fans, the bold, young, dashing, dynamic, and the most vocal person in his field, a well-known face in the Bollywood streets, Mr. Akshay Rathi. Hi, hello. Hi, Hardik. Hi. Sir. Yes, welcome to Success Stories. Thank और you. जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यू आर द सेतु बिटवीन द सिनेमाज एंड द फैंस, सो आपका यहाँ पे स्वागत है। Thank you so much. All that praise that that you dished out, I don't know if I'm worthy of that yet. Of course, the aspirations to, make an impact to this industry and to, more than anything else to our audiences are great. But I don't think I'm worthy of all that praise yet. But thank you so much for the kind words. ओके अक्षय सर, जैसे हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में जो फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, उनके जो स्टार्स जो वो हर किसी को मालूम है, द मेकिंग एवरीवन नोज, बट मेकिंग के बाद वो एक्सपीरियंस को हम तक पहुंचाना, दिस इज वेयर आई थिंक यू गाइस कम इनटू पिक्चर। सो सर, इफ यू कैन एक्सप्लेन इन मोर सिंपलर वे कि व्हाट एग्जैक्टली इज फिल्म एग्जीबिटर या फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, तो हाउ वुड यू कोट दैट? Sure. Well, see, मतलब एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। आपकी किराने की दुकान जो होती है या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, वहां से आप जाके शैम्पू खरीद सकते हैं, राइट? अब शैम्पू उस किराने स्टोर की दुकान की शेल्फ पे पहुंचता कैसे है? हिंदुस्तान यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या पतंजलि, इनमें से कोई ना कोई कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है। वैसे ही जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फिल्म बनाते हैं। उसके बाद होलसेलर्स और डीलर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, जो कंपनी से खरीदते हैं और इन दुकानों में देश के हर शहर के, हर गांव के, हर डिपार्टमेंटल स्टोर के शेल्फ्स पे लाके रखते हैं, जहां से आप खरीद सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही जॉब होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, जो एफएमसीजी में होता है होलसेलर या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर का। और सिमिलरली जो एग्जिबिटर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो सिनेमा हॉल्स चलाते हैं, और उनका काम होता है जो एक रिटेलर का काम होता है, वेदर इट्स अ बिगर स्टोर लाइक रिलायंस रिटेल और डीमार्ट, और वेदर इट्स अ किराने की दुकान। तो एग्जिबिटर्स भी हर तरह के होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, सिंगल स्क्रीन होते हैं, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेक्सेस होते हैं। तो जैसे किराने की दुकानें होती है, वॉलमार्ट भी होता है, और छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के सिनेमाज होते हैं। तो सिनेमाज का काम होता है जो रिटेलर का काम होता है, हर इंसान जिसे वो फिल्म देखनी है उन तक पहुंचाए अपने सिनेमा के जरिए,
उन्हें एक वाजिब दाम पे एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वो फिल्म का मनोरंजन उठाने का मौका दे, और उन्हें एक अच्छे होस्ट की तरह रिसीव करे, उनका उनका मनोरंजन हो, उन्हें अच्छा खाने को मिले, अच्छी मूवीज देखने को मिले, अच्छी एयर कंडीशनिंग हो, अच्छे फर्नीचर पे बैठ के वो एंजॉय करे। ये एक एग्जिबिटर का काम होता है। तो रफली दिस इज हाउ इट वर्क्स। करेक्ट, मतलब कहने जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्जीबिटर आर लाइक रिटेलर एंड होलसेलर। तो या तो नाउ हाउ दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीट, कि समझो प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ये कैसे मिलते हैं, हाउ दिस प्रोसेस इज गेटिंग कंप्लीट, या कहने जाए तो आपका जो प्रोफाइल हमने दिया हुआ है एज एन एक्सट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप एज एन हायरार्की में कहां पे आते हो? आपने जैसे एग्जांपल दिया कि सिंगल मल्टीप्लेक्सेस, मल्टी सिंगल स्क्रीन्स होते हैं, तो हाउ वेयर डू यू कम इनटू दिस पिक्चर? Right. Well, see, our family has been into the business of, movie distribution and exhibition for a little over 70 years now. And we are primarily exhibitors. तो हम एक cinemas की chain चलाते हैं, which is scattered across Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And of course, on an off and on basis, earlier we used to do a lot of it. Now, less frequently, we do distribution of movies also for some close associate producers of ours. So दोनों काम करते हैं हम लोग, but primarily we are exhibitors now. राइट। ओके, सो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आपने एक एग्जांपल्स में भी समझाया कि जो प्रोसेस जो होता है, एक फर्स्ट एक थॉट आता है, स्क्रिप्ट होती है, शूटिंग होता है, पोस्ट प्रोडक्शन आया, तो वो एक जो लिस्ट है, वहां पे एक बार मूवी कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली इट फॉल्स इनटू यू गाइस कम इनटू पिक्चर, या और भी कोई बीच में कोई चेन है आपके आगे? नहीं, देखिए, लार्जली स्पीकिंग जो वैल्यू चेन होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, उसमें यही होते हैं। कंटेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फिल्म बनाते हैं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो बनी हुई फिल्म को सिनेमा घरों तक ले जाते हैं, और एग्जिबिटर्स होते हैं जो अपनी सिनेमाज में उन फिल्मों को लगा के आप तक, मतलब दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सो दैट्स लार्जली द हायरार्की। एंड ऑब्वियसली हम लोगों का काम शुरू वहां होता है जहां प्रोड्यूसर का काम खत्म होता है, to Right. take the movie in the best possible manner to the audience to which that kind of a film appeals. अब obviously ये काम जो होता है इसमें काफी सारे न्यूआंसेस और निटिग्रिटीज होते हैं। अब जैसे उदाहरण दूंगा आपको, बाहुबली की आपने बात की, वो एक ऐसी फिल्म थी जो हर तरह का ऑडियंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ which part of the country they come from, irrespective of what language they speak, the movie had the intrinsic potential to actually reach out to an audience across the country. Compared to that, there was a very tiny film, if you remember, called The Lunchbox, which was an Irfan Khan film. A beautiful film, nevertheless. But maybe that film didn't have the appeal or the intrinsic value to be able to reach as wide an audience, or to appeal to as wide an audience in equally big numbers. So a distributor's job is to make sure that they identify the intrinsic value and the potential of a film, and based on that, put it in the right number of shows, make sure that the pricing of the ticket is correct, the show timings are appropriate to suit the audience of that kind of a film, and to release it in the cinemas which are appropriate, which actually have the audience for those kind of films. So that's a distributor's job. And an exhibitor's job, of course, like I said, is to make sure that the movie going experience for customers is comfortable and convenient, and of course priced appropriately. So that's how it's done. करेक्ट करेक्ट। नाउ जैसा आपने बोला कि समझो टिकट प्राइसिंग या टिकट मतलब नंबर ऑफ शोज ये डिसाइड करना, टाइमिंग डिसाइड करना, आर यू ओनली द डिसीजन मेकर? मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जिबिटर ही फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं, या इसमें वो प्रोड्यूसर या वो भी इन्वॉल्व होते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि नहीं भाई हमको ये टाइमिंग चाहिए, वो टाइमिंग चाहिए, वैसा? देखिए, ये irrespective of whatever the perceptions may be, or irrespective of a lot of what you hear through the media, all these decisions are taken jointly by the value chain. Because हम सबका, whether it's the producer, the distributor, or the exhibitor, our objective is always to make sure that the maximum number of people watch it, they enjoy it, and they watch it at a time and a price of their convenience in suiting. And only if the maximum number of people watch a film will all of us in the value chain earn better. So ये जो decisions होते हैं regarding the pricing, regarding the show timings, all of these are obviously done jointly by the entire value chain, where the distributors represent the producers and negotiate with exhibitors about this. तो लक्ष्य सबका सेम होता है और उस पे हम सब मिलके काम करते हैं। ओके, राइट राइट।
ओके, तो मतलब एक जो आपका जो प्रोफेशन है वो एग्जीबिटर का, वो हमने समझ लिया. द नेक्स्ट इज द वर्किंग, रिलेट टू प्राइसिंग, रिलेट टू शो टाइमिंग्स, क्या टाइम स्लॉट अवेलेबल है, कौन से रीजन में ये ज्यादा सूट करेगी, वो हमने समझ लिया. नाउ आई कम टू माय थर्ड क्वेश्चन के एक जो ट्रेंड है सर, डू यू नोटिस कि 5 साल में एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है विच इज नॉट लाइक एक जो कमर्शियल सक्सेस जो अर्ली 2000s में होती थी एंड द कमर्शियल सक्सेस फ्रॉम लास्ट 5 years, तो वो हैव यू नोटिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड चेंज, और आप किस तरह से उसको अडेप्ट कर रहे हैं? देखिए ट्रेंड्स कई बार बदलती रहती है, पर एक बॉटम लाइन जो हमारे इंडस्ट्री की होती है, आप अभी आई एम श्योर थ्रू द न्यूज यू आर हियरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द इंडस्ट्री व्हिच यू नो गिविंग क्रेडिट फॉर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली दैट्स ऑपरेटेड इन दिस बिजनेस फॉर 70 years. I can actually say that 99% of what you're hearing there is absolutely false. This is an industry that is extremely merit driven. Matlab, for all the stars you are hearing of who are kids of famous filmmakers or famous actors, there are enough and more actors and filmmakers who have no connections to the film industry and who are some of the most successful actors we have. सबसे बड़े उदाहरण है इसके मिस्टर अमिताभ बच्चन, who didn't have anybody in the family, in his family who was related to the entertainment industry. Mr. Shah Rukh Khan, Mr. Akshay Kumar, Mr. Ayushmann Khurrana, Kartik Aaryan, Anushka Sharma, Priyanka Chopra. There's so many examples of people who have had absolutely nothing to do with with the industry, and they're extremely successful. So all these trends about क्या चलता है, कौन चलते हैं, all of this is rubbish. Bottom line is एक ही चीज चलती है, which is entertainment. All we need to do is engage our audiences better, entertain them better, and make sure that the audience goes out having a good time. Now, whether it's some famous actor, filmmaker, son or daughter who does it, or whether it's a ranked newcomer, there have been enough success stories on both the sides, and there have been enough failures on both the sides. For every Varun Dhawan or Alia Bhatt who's extremely successful, there are enough and more star kids, and I wouldn't want to name them with due respect to them. There are enough of them who failed and who've not been able to make a mark for whatever reasons. Right. So the bottom line, like I said, is very simple: entertain the audience, and they'll give you all their love. राइट राइट, ये पॉइंट मतलब दिस इज द पॉइंट विच वी एज एन मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एज अ फैंस बात करेंगे कि वी ऑल्सो एग्री कि दिस इज ओनली द टॉक्स विच इज हैपनिंग, बट बाकी स्ट्रगल एक बार इंडस्ट्री में आने के बाद एवरीवन हैज द सेम स्ट्रगल इटसेल्फ. मतलब अल्टीमेटली ऑडियंस वही देखने वाली है जो पसंद है, एंड आपने जो एग्जांपल्स दिए वो भी करेक्ट है. Now, as you named some of the things, or and your family is into this काफी लॉन्ग टाइम, मतलब 7 decades आप यही बिजनेस में हो. सो आई वांटेड टू आस्क वन थिंग कि अब एग्जिबिटर जो इतने टाइम से है या न्यू एग्जिबिटर्स है, सो हाउ डू दे कीप अ रिलेशन विद, मतलब प्रोड्यूसर से ज्यादा अच्छे रिलेशंस होते हैं या एक्टर से होते हैं या दे आर इक्विवेलेंट, मतलब हाउ दिस रिलेशन इज मेंटेन या कैसे होता है ये? I mean, obviously, because because many of us are in the industry, there are great relationships that we share with people in the value chain. And it could be anyone, ranging from actors to producers to directors. There are friends of mine who are script writers. One of my closest friends is actually a script writer called Mayur Puri, who's written some fantastic films like Om Shanti Om, ABC, a lot of others. So, as such, technically, there's no transactional dealing that happens between us, but both of us are a part of the same ecosystem. Where there may be fractions, there may be different sub-fractions, there may be different jobs that we do, but all of us at large, are serving the same purpose, which is to entertain the audience, which is to give them their money's worth when they buy a ticket and come into an auditorium. So, of course, those relationships which are personal can exist, but on the professional front, I think more often than not, it's exhibitors who have to deal with the distributors. Who obviously represent producers, and that's why it's relationships between exhibitors and distributors which are very prevalent. And then obviously distributors have to procure their content from producers in turn. So it's distributors in turn have a have a working relationship with producers. So distributors as such are the ones who bridge the gap between the content creators and the ones who showcase the content to the audience. राइट राइट, यस, इसीलिए तो बोला कि इट इज अ सेतु बिटवीन द फैंस एंड द सिनेमा. मतलब ये एक ऐसा फील्ड है, मतलब आई थिंक इट इज वेरी अनएक्सप्लोर्ड टर्म्स. मतलब एज एन ऑडियंस हमको ये चीज का तो शायद पता ही नहीं है कि हाउ दिस एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड वर्क्स. सो
इसी के ऊपर एक ऐसा है कि एज यू सेड कि समझो एक्टर प्रोड्यूसर उसके हिसाब से मतलब रिलेशंस अलग होते हैं, बट जब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप प्रेफरेंस अगर लेते हो तो क्या वो होता है एज अ नोन बैनर या फेमस बैनर का आप ज्यादा लेते हो, या यू सी मोर ऑफ अ न्यू कंटेंट, अच्छा कंटेंट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो? हाउ व्हाट प्रेफरेंस डू यू कीप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर? See, as a distributor or as an exhibitor, and in many cases, even for the producers, the single point focus is always how big an audience can this film entertain. See, there are beautiful niche films that are made, and I have absolutely nothing against that. They should be made. But for a medium like cinema, if you really want to see, हम लोग बनाते क्यों हैं films? आपका मनोरंजन करने, right? और जितने ज्यादा लोगों का मनोरंजन हम कर पाए उतनी ज्यादा हमें खुशी मिलती है. So the one thing that all of us really look out for is to, is to try and find films that can entertain as wide an audience as possible. And obviously with the higher number of people coming into the theaters, it benefits the entire value chain. जो रिकवरीज होती है इन्वेस्टमेंट की, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, सुधर जाते हैं. जिस तरह का मतलब सक्सेस चाहते हैं हम लोग सब एज एन इंडस्ट्री, उसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है. So irrespective of whether a film features a newcomer or an established star, or it's made by a new director or somebody who's had a great success record, or I mean, in many cases there are filmmakers or actors who not had hits or not had very great films for a long time, but then in comes a film with them that looks extremely promising and interesting, and all of us do whatever it takes to support that, because Right. it's a very simple thing. This business works on the law of demand and supply. And the demand is created by you guys, by the audience. तो अब मिसाल देता हूँ आपको. We talk of Hrithik Roshan. His first film was such a big blockbuster, Kaho Na Pyar Hai. And before that, it's not like people knew him at that point of time. The media also wasn't so big. जिस तरह से आप you see a lot of star kids who are even toddlers who are all over the news today. That was not the case 20 years ago. So it's a simple thing. Kaho Na Pyar Hai is a film that people invested in, took the chance, and look at how it paid off. Not only did that movie do well, it gave the entertainment industry a fantastic superstar like Hrithik Roshan, who's with consistency delivered hits, earned money for the industry, and given us so much of, given our industry so much of love. So that's what it basically is. Right. अच्छा sir, one thing again, before that I would tell the audience ke guys, the comment section is on. Relate to movies, yeah, relates to what content you want to explore. You can just post it out on the comment section, as we already have the first question here. Pritesh, we would take this question in a while, but yes, comment section is open. You can ask which relates to theaters या उनकी working के बारे में. If you have any doubts, you can directly ask sir, and he would be he would actually we would be glad to also explore that point. अच्छा सर, लास्ट अगेन 3-4 साल में, या तो मैं इफ आई टॉक मोर प्रिसाइसली कि लास्ट ये कोरोना फ्रॉम मार्च टिल सितंबर रनिंग, लास्ट ये 6 महीने में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर कैप्चर किया है, ऐसा हमें लग रहा है. तो इज दैट ट्रू फर्स्ट, एंड क्या फ्यूचर लग रहा है इसका? जी देखिए, ओटीटी तो फिर भी एक नई चीज है. इसके पहले अगर आप देखिए, बैक इन द डे सैटेलाइट आया था, वेयर फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग न्यू शोज केम अप ऑन टीवी. उसके बाद वीसीडीज आई, फिर डीवीडीज आई, ब्लूरे डिस्क्स आई, कई तरह के मनोरंजन के साधन आते रहे हैं. बट सिनेमा हैज नॉट जस्ट सर्वाइव्ड, बट इट्स ग्रोन स्ट्रॉन्गर, बिगर, एंड a lot better than it used to be back in the day. टेक्नोलॉजिकली भी ग्रो हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज भी ग्रो हुआ है, इन टर्म्स ऑफ अपील एंड आउटरीच भी ग्रो हुआ है. in every aspect as a medium it's grown. And the reason is very simple. When you go to a cinema, you aren't just going there for entertainment, you're going there for your outdoor recreation. जब आप आपके दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, आप उनसे सिर्फ सड़क पे नहीं मिलते हो, आप उनके साथ या तो कॉफी पीने जाते हो, या खाना खाने जाते हो, या मूवी देखने जाते हो. इट्स अ सोशल आउटिंग. And we as Indians in general, or for that matter, we as human beings, are outgoing people. We are social animals. So, वो जो एक experience है of going out together for recreation, that is something that only cinema halls provide when it in the context of audiovisual multimedia.
और दूसरी एक और चीज है विच इज समथिंग वेरी यूनिक टू इंडिया. Are either of you fans of Salman Khan or Rajnikant? Of course, क्यों नहीं सर? सर आपने रजनीकांत आपने कभी एक सलमान खान की फिल्म देखी है जब जब वो एक सीन आता है where there are 600 people sitting in the auditorium and he takes his shirt off? क्या होता है? Yeah. You've seen those reactions, or you've Yes. seen the reaction when Rajnikant walks into the movie in his introduction scene. You can't Yeah. hear dialogues because people are going ballistic. नहीं, So नहीं, that नहीं, experience मतलब just remember कि just to view एक सलमान खान की मूवी देखने के लिए या एक अजय देवगन की सिंघम देखने के लिए मैं और मेरा कजिन और मेरा भाई हम लोग स्पेशली सिंगल स्क्रीन चंदन सिनेमाज और वहां पे हम लोग स्पेशली जाते थे जस्ट टू गेट एन सेंस कि भाई क्या क्राउड है. most of these films मैं भी चंदन में ही जाता था. It's very unfortunate that the cinema shut down. Because Yeah. कॉलेज के दिनों में बहुत सारी मेमोरीज है हम लोगों की चंदन की. I remember sitting in the stalls because those used to be more fun for movies like Wanted. I've seen Dabangg there, being a fanboy of mass entertainment जो पहली दबंग आई थी. And this is actually very interesting trivia for the ones who are watching. Two idiots in this country. One is very promising young actor called Arjun Kapoor, and the second idiot is me. Both of us in Chandan Cinema on the Friday of release watched the movie at 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, and 9 o'clock. So that's charm of this medium. That's the magic of this mode of entertainment. और आप कुछ भी कर लो, आप वही दबंग या वही एक था टाइगर या वही सिंघम आप देखो आपके मोबाइल फोन पे या घर पे बैठे अकेले टीवी स्क्रीन पे, वो एक्सपीरियंस क्रिएट हो ही नहीं सकता है. So the magic of cinema is not just on a wider screen. It's also the environment that is built because of the people who are there. It's an immersive viewing experience. It's a collective viewing experience. And that is something that no other platform or mode of entertainment can ever replicate. नहीं नहीं, it won't. As in हमने भी हमारे जो टीजर पिक्चर्स जो थे उसमें भी हम लोगों ने यही कौशल हमने शेयर किया था कि what experience you are missing, and majority have told the same thing कि एक जो थिएटर्स में मूवी देखने का जो मजा है, someone really enjoyed the recliners, someone enjoyed the overall ambience, जो एक साउंड बोलो या पिक्चर क्वालिटी बोलो, एक 3D एक्सपीरियंस बोलो, someone just missing the popcorns and the food, and the food stuff in that. So actually वो सिर्फ एक 3 या 3 घंटे की खाली एक आउटडोर एक्टिविटी ही नहीं है. It's just as sir has mentioned, एक सोशल गैदरिंग है which we all are missing and which we all are enjoying. Correct. Okay. Correct. So sir, taking the audience question के प्रीतेश सेठ का ये सवाल है कि what was that inflection point when multiplexes started taking over the single screen? Right. Well, see, at some level, the feasibility of running a single screen cinema hall started to diminish. For the simple reason, I'll tell you, the reason behind this is not the multiplexes. It's the real estate market. आप देखिए अभी भी 99% of the single screen cinemas are located at very very prominent locations in every city. अब उस real estate की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ जो एक सिनेमा चलाने से जो इनकम आती है, that is somehow not good enough for the value of that land. मतलब कई सारे ऐसे सिंगल स्क्रीन के ओनर्स हैं जो जमीन बेच दें और पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में भी डाल दें, तो they'll probably earn a lot more than what they earn out of running a cinema hall there. So it's more than anything else, it's not an inflection point of where multiplexes took over or whatever. It's not the entertainment business that started diminishing their growth. It's the intrinsic value of those properties that stop people from making just single screens. So a lot of them, as you're aware, were brought down in वहाँ पे commercial buildings बनी है जहाँ पे एक multiplex भी रहा है. So it's basically that. And the other thing, of course, is that single screens which have upgraded themselves with time and make sure that they're technologically as advanced as cinemas should be today are still doing extremely well. Because obviously the model of single screens allows them to price tickets at very reasonable costs. And India is an extremely price sensitive market. So जहाँ पे public के पास एक option हो के अच्छे
फर्नीचर के साथ, अच्छे पॉपकॉर्न, कूलिंग के साथ, अच्छे लाइट एंड साउंड के साथ 120 रुपए की टिकट मिल रही है वर्सेस किसी और सिनेमा में जाके 300 रुपए की मिल रही है, there's a huge chunk of movie goers who would be cost conscious, and especially Right. rather than going alone, if you're going with your full family with 4 or 5 people, जो फर्क आ जाता है in your cost of movie going, that's significantly huge for a country that has the kind of per capita income that India has. So I think we are हम आम जनता की मनोरंजन है, and I'm pretty sure that with the right amenities, with the right upgrades, even now single screen cinemas can completely thrive. And again, like we spoke about it, that euphoria of watching your favorite superstar come on screen and the audience erupting, I don't think you've ever seen that degree of madness in a multiplex ever. So, वो experience is unique to us, and that is something that keeps bringing people back to us, which is something we are very delighted about. सर ये यही है व्हाट द यूफोरिया यू आर सेलिंग। अगर मैं घर पे बैठे बैठे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बार्ड ऑफ ब्लड जो इमरान हाशमी की सीरीज Correct है। आई एम अगेन इमरान हाशमी भी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। अगर उसकी एंट्री में मैं घर पे बैठे बैठे सीटी बजाऊं ना तो घर वाले मेरे को पागल बोलेंगे सर। या फिर मैं और एग्जांपल ये लेना चाहूंगा, अगर हार्दिक अगर आपको याद होगा सैराट मूवी में जो फेमस उसका सॉन्ग है जिंगात, वहां पे थिएटर्स के सामने स्क्रीन में जाके लोग नाच रहे थे। ये तो घर पे तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, उसीलिए कह रहा हूँ ना, उसीलिए आपसे कह रहा हूँ, सिनेमा में आप सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते हैं, आप उस माहौल का मजा उठाने जाते हैं, और वो कोई भी प्लेटफॉर्म रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। OTT प्लेटफॉर्म्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देयर, कई सालों से इंडिया में तो हाल में पॉपुलराइज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सिनेमा खत्म हो गया है, अभी भी आप देखिए बहुत अच्छी तादाद में वहां से बिजनेस आता है। ऑफ कोर्स ये जरूर है कि जिस तरह की फिल्में अब बन रही है सिनेमा हॉल्स के लिए, those are the bigger spectacles, they are immersive viewing experiences, they have big scale, so that's the difference that's come into play. And yes, Pritish, I agree, cinema is not entertainment, it's an emotion. I completely endorse. करेक्ट यू हैव वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि समझो सिंगल स्क्रीन के पहले उनको कंपटीशन मिला था टीवीज का, सैटेलाइट का, दे फेस्ड चैलेंज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, उन्होंने नाउ दे आर आल्सो फेसिंग द चैलेंज ऑफ OTT। तो आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक है क्या, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू मेक एन ऑडियंस की भाई नहीं दिस इज, चलो हम लोग को पता है कि एज एन इमोशन है, बट हाउ वी आर टारगेटिंग कि भाई नहीं ये एक्सपीरियंस तुम्हारा तो नहीं जाने वाला, तो हाउ वी आर गोइंग टू फेस दैट चैलेंज? मेरी मान्यता है कि टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी मात देती है। अब of course the OTT platforms have come into play and they are extremely exciting, they are on the rise, they are getting more people to start consuming entertainment through them, and it's a fantastic technology. I mean, I myself watch a lot of shows on OTT platforms and I enjoy them, but I'll tell you how the differentiating factor will come into play. I'm sure both of you and everyone in the audience has watched, let's say, Avengers Endgame. Yeah, definitely, right? Sir. Now there's no way you can enjoy that movie optimally unless you're watching it with your 3D glasses on, with Dolby Atmos speakers, and on a screen that's as wide as it gets, ideally IMAX. Yeah. Similarly, a film in India, like, I mean, if you take the example of, let's say, Tanaji, or you take the example of Bahubali, wo jo scale hai us movie ki, that is something that can never ever be enjoyed or understood optimally on your 4-inch mobile screen. So it's scale, it's this immersive viewing experiences and technologies like 3D and IMAX, which are the future. And those are the technological aspects that will differentiate content that is optimal for cinematic viewing versus content that's optimal for OTT or home viewing. So right. I genuinely think that, it's these kind of avenues or these kind of technological advancements that will shape and mold the future of cinema. Is it right to say कि now OTT आने के बाद प्रोड्यूसर्स या जो भी मूवी क्रिएटर्स होंगे दे विल मेक स्पेसिफिक कंटेंट कि भाई ये कंटेंट हम OTT के लिए बनाना है और ये हमको मूवीज फॉर थिएटर्स ही बनाना है, ऐसा हो जाएगा क्या? 100%. I certainly see that happening because OTT is also a very rapidly growing platform, and of course the appetite and investments in content will grow. But obviously, there's certain kind of movies that are strictly meant for a theatrical viewing. And I'm sure that demarcation कि इस तरह का content cinemas के लिए optimal है और इस तरह का content OTT के लिए optimal है, that will come into play. And water will find its own balance. So a lot of romantic comedies, a lot of social dramas will probably start becoming OTT originals.
And a lot of Right. action films, thrillers, horror films, mass entertainers, big comedies, all of those which are optimally enjoyed in a cinema hall, those will start coming to the cinemas. So I think it's fantastic because if you look at it with more avenues of entertainment, with more entertainment being made, the amount of employment that our sector will be able to generate, the fresh new talent to whom we'll be able to give opportunities because of the presence of all these platforms together, I think it's fantastic. So I'm really happy about that at some level. Right. Okay, okay, fine. So, sir, being you an exhibitor and being you with some part of distributor, तो आपको कोई फिल्म अगर आपको ऑफर होती है तो डू यू हैव एनी चॉइस फर्स्ट, एंड सेकंड अगर आपके पास चॉइस है तो क्या यू पुट फॉरवर्ड एनी कंडीशंस के नहीं भाई ये मूवी में अगर पुराने गाने का रीमेक होगा तो मैं तुरंत ले लूंगा, ऐसा ऐसा कुछ कंडीशंस है? डू यू follow those kind of conditions? Nothing of the sort. I mean, there are two things that drive, any relationships in this industry. One is, of course, your personal rapport with the people you're working with. There are enough films that we knew wouldn't do well, and we have, kind of purely on the basis of our relationship worked on those films. And then, of course, the other thing, like I said, is bottom line is entertainment value, the intrinsic appeal of the film. So obviously, if you are in a business or any business for that matter, you do it to, one, of course, give the best possible services or products to your customers. And the second thing is to make money. And there's nothing wrong with that. So it's pretty simple. I mean, one, of course, the merit of content, its intrinsic appeal and entertainment value. And the second thing is relationships. So those are the two factors that usually drive these decisions. Right, right. So थोड़ा मैं और अगर मैं इलोंगेट करूं तो प्रोड्यूसर जो है basically he sells the movie to a distributor and he gets his share of profits too, and उसके पास और एक राइट आ जाती है विच इज म्यूजिक एंड सैटेलाइट राइट्स। तो क्या वो चांस कभी प्रोड्यूसर एग्जीबिटर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकता है? देखिए, there are different companies and different mediums which exploit different forms of intellectual property. And there are companies which, focus on and specialize in the exploitation and distribution of music. And it's best that everyone does their job in a specialized manner rather than the same people getting into anything and everything. Though there are many entities which do it all. Like, to give you an example, T-Series, Yash Raj, all these films have for the longest time had their own music labels. They've been producing films. They've also produced, Yash Raj has produced content for the television. So it's about everyone's own bandwidth. It's about everyone's own capabilities and skill sets. And there's no, rule to this equation. It's always about what suits whom best, what are whose capabilities and what are whose interests. Right, correct. ये सब तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, हमने मल्टीप्लेक्सेस, ओटीटी, ये सब का हमने कर लिया। चलो शायद ओटीटी मल्टीप्लेक्सेस सब को एग्जिस्ट करके सिनेमा शायद और यूज हो जाए, मतलब जो अभी मार्केट है उससे और बड़ा हो जाए। बट एक सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो है दैट इज पायरेसी। व्हाट इज योर थॉट? मतलब हाउ दिस, ये मतलब समझो मार बोलते हैं ना, फटका किसको पड़ता है पायरेसी का? प्रोड्यूसर को पड़ता है या डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्जीबिटर को पड़ता है? हाउ दिस इज अफेक्टिंग? The impact of piracy is not just faced by the entire entertainment industry value chain, which is exhibitors, distributors, producers, but also by the state and central government of India. Because, the content that is pirated, had that actually gone through a legal, legitimate distribution platform, whether it's cinemas, whether it's TV, whether it's OTT, the revenues from it generate, goods and services tax, which is shared between the central and state government, which is used for the development of our country, of our infrastructure, to, help people. So by engaging in piracy, you aren't just, impacting the entertainment industry, you are indirectly impacting the growth and the development of our country. So it's always been an appeal, and I continue to appeal to people that, don't do this. Let businesses in India thrive. Let the government generate the legitimate revenues that it deserves from the consumption of your, of your entertainment. And that is something that will, enhance Indian businesses and enhance the growth and development of India as an economy through the government, through the taxes that we pay. So I think as not just as the industry, but also as our law enforcement agencies, and more than anything else, as citizens and consumers,
we need to make sure that, you know, we don't do what is, one, of course, on the wrong side of the law, and second, something that damages and, you know, hampers the prospects of Indian businesses, and more than anything else, the Indian economy in general. So we need to be more responsible as people and make sure that we don't engage in these kind of you know, illegal activities, including piracy. Yeah. ये जो हम पहले से बात कर रहे थे एग्जीबिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का, हम जैसे कॉमन फैंस को शायद जो भी डिफिकल्टीज है वो शायद उसके बारे में हमें पता नहीं है. हम ज्यादातर ग्लैमर और उसी की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान जाता है. उसका एक मेन रीजन है कि whenever there is an interview of any film, ज्यादातर वो फिल्म इंटरव्यूज या तो वो प्रोड्यूसर के होते हैं या तो जो एक्टर और उनके होते हैं, उन्हीं के होते हैं जो एक्टर्स उनमें काम करते हैं. बट वी हैव नेवर हर्ड अ प्रॉपर इंटरव्यू ऑफ एन एग्जीबिटर टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स. सो व्हाट इज योर से कि मतलब आपको भी एक व्यू होना चाहिए हर एक चीज में, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो इनटू अ बिजनेस. तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I mean, of course, I mean, the actors who earn the love of so many of millions and millions of fans, I think they deserve the spotlight, and I mean, it's not like it happens automatically and they get it from the word go. They've earned it by a lot of hard work, which is something that we, for some reason, discredit. The perception around this industry, unfortunately, is that everyone's chilling and having a great time. They're leading a great life. They're wearing expensive clothes. They're traveling in luxurious cars. But all of that is earned through a lot of hard work and effort. And that is something that I really think is very, you know, underrated and underappreciated. So that is there. And having said that, I think all of us as exhibitors, distributors, also, of course, I mean, the business of entertainment has grown enough and, you know, earned enough respect now, where all of us in the value chain get our due in terms of, you know, appreciation and respect or coverage or visibility from the media or otherwise. I mean, there's a reason why you guys are doing the session with me, right? And I really appreciate that. That somewhere means that I'm probably doing something right. राइट ऑफ कोर्स. मतलब धीरे धीरे ये भी एक अच्छा चीज एक्सप्लोर हो रहा है कि हम एक ऐसे एक्सपेक्ट को यहाँ पे वी आल्सो आर नोइंग, हमारे ऑडियंस जो यहाँ पे है उनको भी पता चल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेक्ट, मतलब क्या क्या इसमें. राइट. एंड एक जो हमारा जो लास्ट सवाल था जिसका आपने एकदम प्रॉपर वे में जो उसका आंसर दी, तो बस एक उसी का एक एस्पेक्ट में उसमें ऐड करूंगा. मैं यही सोच रहा था कि फिल्म प्रमोशन मेनली रिलेट्स टू जो बड़े स्टार हैं या बड़े प्रोड्यूसर है. तो फिल्म प्रमोशन जो है वो बेसिकली इट्स हुज कॉल या हुज ड्यूटी. क्या वो प्रोड्यूसर के एंड पे आती है या इट कम्स टू यू एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे? जी देखिए, I mean, technically speaking, it's the producer's job as such, but I truly feel that, you know, when all of us in the value chain are meant to be working together to get that content to the audience in the best possible manner, I think all of us should chip in our own different ways. And there are enough things that we as exhibitors have done to do that. Like, I'll give you examples. You probably remember this Yash Raj movie with Aditya Roy Kapoor and Parineeti Chopra called Daawat-e-Ishq. Now, that's a movie that revolved around the food of around the world of food, where Aditya Roy Kapoor was, you know, the owner of a restaurant, a Khansama. So to celebrate food, what we did at some of our cinemas is actually got you know, chefs from Lucknow to come in and start doing very interesting food festivals for the people at large in the premise of the cinemas. And this was not just for the people who wanted to come and watch the film, but for anyone and everyone who's at the premise. So those kind of value adds through, you know, us as partners really, I think, celebrates that spirit of partnership between the entire value chain, where all of us are working together to make sure that, you know, the experience of watching that movie or enjoying that movie is absolutely terrific for the moviegoers. So yes, while technically speaking, it's the producer's job, I really think that all of us should chip in our own little ways to make it special for our moviegoers. करेक्ट. ये क्वेश्चन हमारा आपको पूछने का रीजन ये था बिकॉज जब हम लोग एक नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है कि हम गेस्ट के लिए, एंड इन दैट रिसर्च वी हैव फाउंड कि योर फैमिली जो इतने सालों से बिजनेस में है हैव डन मेनी इनोवेटिव वे. आई थिंक मैंने कहीं देखा था कि आपकी जो ऑडियंस है वो बाहर स्टॉल में पानी पूरी, पाव भाजी एंड वो सब भी थिएटर के बाहर था, लगा हुआ था. सो that was one of those films, right?
या सो मतलब दैट वाज मतलब आप एज एन डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत सारा एफर्ट्स उसमें इन्वॉल्व था. सो दैट इज व्हाई वी आस्क्ड कि भाई ऑडियंस को भी पता चले कि भाई ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोड्यूसर का ये काम है, बट इज एन एंटायर कम्युनिटी जो साथ में मिलके यहाँ पे काम कर रही है. जी. कमिंग बैक, एज ऑफ टूडेज सिचुएशन अगर हम बात करें कि कोविड टाइम्स में एवरीवन इज फेसिंग अ डिफिकल्टी. हर एक बिजनेस को इनिशियल डेज में डिफिकल्टी हुई. 2 मंथ्स हुआ, 3 मंथ्स हुआ, धीरे धीरे सारे बिजनेसेस ओपन अप होने चालू हो गए. बट कुछ बिजनेसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस जो कह सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स जहां से आता है वो बिजनेस है सिनेमा बिजनेस, और वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. सो एज एन डिस्ट्रीब्यूटर या एज एन एग्जीबिटर, how are you going to convince a government या how are you going to convince a cinema goer कि भाई आप आओ हमारे पास, एवरीथिंग इज सेफ, प्लस आपको जो पहले से एंटरटेनमेंट मिलता था वो मिलता रहेगा. तो वो क्या आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, आई थिंक बहुत कम बिजनेसेस नहीं है, दो ही सेक्टर्स हैं जो पूरी तरह से बंद है अभी भी. वन इज सिनेमा हॉल्स एंड द अदर स्विमिंग पूल्स. And swimming pools, I'm sure you know, most of them across the country shut down when the monsoon start. So as it is, उनमें से काफी सारे अभी शुरू नहीं होते थे. So yes, it is a bit unfortunate. And while you know a lot of people may say that entertainment is not a necessity right now, जरूरत नहीं है cinemas खोलने की, I have a slightly different point of view. देखिए, शायद ऑडियंस यूटिलिटी के लिए या पब्लिक यूटिलिटी के लिए सिनेमास अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. But we have to also realize the fact that the entertainment industry is not just the stars and the filmmakers or us exhibitors and distributors. There are lakhs and lakhs of frontline workers. मतलब आप देखिए, सिनेमा में आप जाते हैं तो वहां पे कितने स्टाफ मेंबर्स आपको देखते हैं? 20 या 25. पर उसके जो मतलब include everything, the manager, the person who sells the popcorn, the person who sells the tickets, the people who do the cleaning. But then behind all these guys, there's so many others. There are people, there are carpenters, plumbers, electricians who on a regular basis do the maintenance work. There are people who do the cleaning of the furniture. There are agents who are sent by distributors to track, transparency of collections. There's so many people like that who are frontline workers who don't earn a salary but who earn daily wages by doing their job. 6 महीने से ये सेक्टर बंद है, and for these lakhs of people, their income has completely stopped. And unfortunately, they aren't privileged enough to have savings that can help them sustain for 6 months. So all of us in the industry, in our own little way, are trying to help them in whatever way we can. But with zero income from the last 6 months, even our hands somewhere are tied. We can only do how much we can do, and that's why it's necessary that the entire industry opens up as soon as possible, allows us to earn our bread, and in turn support all these frontline workers who are economically vulnerable. So in that context, I think it's there's absolutely great tearing need for this sector to be opened up, and not just this sector but every sector, for the sake of the employment it generates, for the sake of the livelihoods that of lakhs and lakhs of families that are dependent upon this sector. Right. About the second bit about making the people feel safe, we are pretty hopeful, and we are obviously engaging with various departments in the government to try and see if the cinemas can open up soon. And of course, there's a very stringent set of standard operating procedures that we've come up with, which will obviously be, I'm assuming there'll be more that will come into play from the right ministries, which will be followed to make sure that the audience doesn't just feel safe, but they walk out safe from the cinemas when they're done with the movie. So that is going to be everything from social distancing within cinemas. There's going to be deep sanitization. There's going to be contactless ticketing. There's going to be contactless food and beverage sales. There are going to be a whole lot of measures that will be taken to ensure that you are absolutely safe in cinema halls. And if the global example is to be looked at, the US opened up recently, China opened up a while ago, and by now it's serving very big capacities. South Korea opened up, various markets in the the European continent opened up, UK has opened up, and all of them have been doing fairly well. And I don't really see any cases that have come out and claimed that they got the virus because cinema halls were unsafe. So cinema halls, at least as of now, since the movies have opened in all these markets,
don't seem to be breeding grounds for the virus because of, and see the other thing is क्या होता है ना, सड़क पे जब पब्लिक निकलती है तब you can't really control how they behave, where they go, whether they maintain distance from each other or not. But in a very controlled environment like a cinema, you can make sure that everyone who's walking in is wearing a mask. Everyone who's coming in the queue for buying tickets or to buy, the food and beverages is standing away from each other and maintaining social distancing. When they're seated, they are sitting away from each other as, different groups to ensure that they cannot, affect each other. There's going to be thermal scanning for temperature to make sure that anybody who has temperature is not allowed to walk into that cinema. So very elaborate and stringent measures are going to be deployed to make sure that you guys are absolutely safe when you come into the cinemas. Incidentally, a friend of mine, Sanjay Suresh, has just joined. He used to be with me in school, and he lives in the Gulf. I think Kuwait, if I remember it right. And the Gulf markets have recently opened up to a fantastic response to Tenet. So, hi Yeah. Sanjay, and good to see you here after all this while. But आपने जो SOPs यहाँ पे बताए हुए हैं, that SOPs is a standard SOPs जो हर एक फॉलो कर रहा है, and I think I don't see any reason कि ऑडियंस को कहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि भाई और समझो बात हुई सैनिटाइजर की, तो आज हर एक लोगों के पास पॉकेट सैनिटाइजर है. बाकी स्टैंडर्ड जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हम कहीं बैंक में जा रहे हैं वहां पे भी मेंटेन्ड है. सो एवरीथिंग सिनेमास कैन आल्सो फॉलो. मतलब मुझे तो कहीं डिफिकल्टी दिख नहीं रही है. बट यू आल्सो मेंशन्ड कि it's not just cinemas, it's actually got to be a partnership where we as cinema hall owners or enterprises will deploy all these measures, but it has to be complemented by a degree of responsibility by the audience. हम वो सब जो डिप्लॉय कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना है और आपको इंश्योर करना है कि आपको लोगों से वायरस ना हो. यह गलती से अगर आपको है या आप सिम्टोमेटिक है, आपकी वजह से दूसरों को ना हो. सो इट्स ऑलवेज, एंड नॉट जस्ट फॉर सिनेमास बट फॉर एवरी सेक्टर. आप सब्जी मंडी में जाएं, आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाएं, आप बैंक में जाएं, जब तक वो जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे तब तक कुछ भी हो सकता है. एंड देन वी कांट ब्लेम सिनेमास और ग्रोसरी स्टोर्स और स्पास और सैलून्स और एनीथिंग फॉर इट. वी हैव टू ओनली ब्लेम आवरसेल्व्स, आवर इररिस्पांसिबिलिटी. सो जिम्मेदारी हमारी. यस सर, दैट मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि बैंक्स में भी हम फॉलो कर रहे हैं, घर पे भी इनफैक्ट हम फॉलो कर रहे हैं. तो व्हाई नॉट, अगर हम सिनेमा देखने जा रहे हैं तो व्हाई नॉट वी शुड, एक हैबिट सी हो चुकी है ऑलरेडी लास्ट 6 महीने से लोगों की कि एक जो स्टैंडर्ड एसओपीज की जो हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट दैट हैज टू बी फॉलोड एंड दैट्स व्हाट अगेन विल हेल्प इट. सो अक्षय सर, व्हाट आई वाज कंक्लूडिंग क्वेश्चन मेरा एक ये होगा सर कि ऑफ कोर्स करंट प्लान्स तो आपने बोले हैं कि यू आर वर्किंग आउट विद वेरियस मिनिस्ट्रीज टू अगेन रीस्टार्ट द गेट्स एज सून एज पॉसिबल. बट डाउन द लाइन जब भी ये रीओपन होगा and down the line if we try and see from the next year which is 2021, तो कोई फ्यूचर प्लान्स आपके रहेंगे कि सिनेमा को और भी अच्छे तरीके से उसको खिलाने का? जी ऑफ कोर्स. मतलब मेरे ख्याल से हॉस्पिटैलिटी और सिनेमा ये दोनों ऐसे बिजनेसेस जहाँ रेगुलरली और कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है और जो हॉस्पिटैलिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं. तो आर endeavor always is to make sure that the audience is comfortable, they're having a good time, and obviously even technological advancement. I mean, आपको पता होगा, जैसे talking of a simple thing like let's say projectors. पहले फोटोफोन कार्बन के प्रोजेक्टर्स होते थे which had a certain degree of quality standard of projection. Then projectors with digital lamps came and that enhanced the quality of light. उसके बाद digital projectors आए which enhanced a fantastic and consistent picture quality. And obviously all of us as the sector have evolved with time, whether it's in the context of technology, whether it's in the context of hospitality or whatever else. मतलब पहले आपको पता है कि समोसा और कोका कोला के अलावा कुछ नहीं मिलता था. फिर पॉपकॉर्न शुरू हुआ, फिर सॉल्टेड चीज और कैरेमल पॉपकॉर्न शुरू हुआ. अब कई सारे सिनेमाज हैं जहां आपको सुशी सर्व होता है, फ्रेशली मेड पास्ता सर्व होता है, पिज्जा सर्व होते हैं. So it is a continuously evolving process, and the objective is always going to be simple: to give our moviegoers a great experience, and that is something all of us aspire to do and will continue to aspire doing. Right. एक आपने आपकी कैंपेन के बारे में बात की थी, तो क्या वो कैंपेन के बारे में थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे? व्हाट इज द कैंपेन एक्चुअली यू आर रनिंग, ऐसा कुछ? Well, it's a campaign. I mean, like I spoke to you earlier, there are about 20 lakh plus families that earn their livelihood from this sector. And for 6 months, this sector has been shut, where the livelihood of a lot of these people has come to a standstill.
and a lot of them are economically vulnerable and weak. So the idea is very simple. You know, I mean, whether it's about opening up the cinemas soon or giving some kind of policy or economic driven support, whatever it is, the idea is to protect those jobs, to protect those people who are economically vulnerable. And for that, we are requesting support from all quarters, whether it's from the audience, whether it's from the government, whether it's from our industry. So it is something that and plus, you know, cinema halls जो है वो हमारे entertainment industry के गढ़ हैं. वहां से शुरू हुई है इंडस्ट्री, वहां से लोगों ने देखना शुरू किया है इन फिल्म्स को. टीवी ओटीटी बाद में आए हैं. तो टू प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल मीडियम वेयर ऑल ऑफ अस हैव मेड मिलियंस ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज, I think it's a worthy campaign, and that is the small little thing that we're trying to do through the support movie theaters campaign. एंड आई होप कि ये आपका कैंपेन भी मतलब करेक्ट ईयर्स एंड आईज के तरफ जाए एंड दे आल्सो रियलाइज कि हाउ दिस सेक्टर इज अफेक्टिंग, उसके ऊपर भी आपका कैंपेन भी सक्सेसफुल रहे. एंड ऑफ कोर्स आपका जो सेशन जो था मतलब एक्चुअली अच्छा एक ऑडियंस क्वेश्चन आया है सर, एज एन एग्जीबिटर व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी? फर्स्ट ऑपरेट एट अ लो ऑक्यूपेंसी एंड स्टार्ट द इंडस्ट्री, या फिर सेकंड के वेट फॉर एटलीस्ट अ ब्रेक इवन कैपेसिटी टू कम इन एंड देन स्टार्ट रनिंग एंड ऑपरेशन थिएटर्स? Right? No, I mean, I think we are prepared to start with fairly low occupancies because, see, initially for the first month or so, there won't be any big Hindi film that's coming which requires huge occupancies. Right now, we're going to spend, about a month in, we're going to invest a month in building the confidence of our moviegoers. उन्हें पहले दिलाना है कि वो सिनेमाज में आएंगे तो वो बिल्कुल सुरक्षित है. So we are happy to operate with fairly low occupancy, which could be 30-35%, and to make sure that in that environment we treat our audiences to the right degree of sanitization measures and make sure that they're completely safe. And once that happens, of course, occupancies can go higher over time and business will boom, God willing. राइट. एक ऑडियंस क्वेश्चन था कि वहां पे उन्होंने पूछा था कि व्हाट डू यू सी अ फ्यूचर ऑफ बॉक्स ऑफिस आफ्टर कोरोना टाइम? But I mean, if the international markets are any indication, China, South Korea, UK, all of them have, actually seen demand by force. Because people have really missed that outing of going to the cinema halls and they've come back in huge numbers. So whether if you जो limited capacities के साथ खुले हैं 30 or 40% के साथ, उसके बावजूद भी Tenet की collections have been fantastic. There was a horror movie that released in South Korea called Alive, which has become one of the greatest blockbusters of Korean cinema. In China, there's a very recent movie that released, which was called, I think, The 800, which did over $300 million of business in, 1 week. So I think the times are great. People are missing the medium. People are missing going out with their friends to the movies. All it'll take is a couple of compelling movies to bring people back to the cinema halls and relive that magic all over again. एकदम मतलब समझो पर्सनल विच मूवी यू आर वेटिंग फॉर? आप कौन से मूवी के लिए वेट कर रहे हो कि ये सिनेमा में जाके मुझे देखना है? एक मूवी अगर मैं नाम लूं तो बहुत सारी और मूवीज के साथ अन्याय होगा, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सूर्यवंशी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 83, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू राधे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत दूर है, अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुई है, बट आदिपुरुष, which is Prabhas with Umrao, that is extremely exciting. Among the Hollywood films, I am a huge James Bond fan, which is, and No Time to Die is coming on the 20th of November. Kingsman is a very exciting film, which is coming in February. There's so many films, or I really think that the audience is going to have a fantastic time when all of these come. And of course, not to mention RRR, which is Rajamouli's next film, which, is of course the cherry on top. Yeah, एक ऑडियंस ने दिया है कि we as an audience can assure you that we are ready to come back to theater once the content is there. And so audience, let me tell content yes content है, and बस सिर्फ एक जो ऑफिशियल हाँ की जो वेट है हम सब उसी की वेट कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हेन वी वुड जस्ट स्टार्ट टुवर्ड्स आवर journey for box office and looking over the movies. So Akshay sir, मैं भी शामिल हूँ. Even I am looking forward to it, and all of us are waiting for it. Let's put our fingers crossed and hope that this happens really soon. Please pray for it. Yes.
Yes, Akshay sir. We are just hoping के and we would also on our part also मतलब अगर कुछ हमारा भी end से हम कुछ कर पाए तो we would also definitely push your mission of reopening theaters again and getting back the business to normal as soon as possible. And मैं भी यही कहना चाहूंगा कि कल उठ के अगर या मगर में अगर थिएटर्स खुल जाते तो मगर मुझे ये होता, अगर मगर की बातें सब छोड़ दो सर, बस वेट करो, थिएटर ओपन होने की तैयारी में है एंड वी विल सून गेट अवर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बैक एंड विथ मोर वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स इट. सो थैंक यू अक्षय सर फॉर जॉइनिंग अस. बहुत अच्छा लगा. Looking forward to welcoming all of you at the movies to make some great memories together and to celebrate cinema. Thank you guys. Thank you so much for having me. थैंक यू अक्षय सर, एंड विल बी ग्लैड कि हम ऐसे ही आगे आपके साथ कांटेक्ट में रहे एंड हम अच्छी स्टोरीज आपके साथ ला पाए. एंड ऑडियंस वंस अगेन जो हमारा हर बार का हमारा जो एक रहता है, एक सेम लाइन के कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग सक्सेस स्टोरीज. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू अक्षय सर. Thank you. Bye.